हर रात मेरे ससुर मेरे बाल में लाल मेहंदी लगाता था, जिसे लगाने के बाद मुझे सुकून की नींद आती थी। सुबह होती तो मेहंदी के निशान मेरे पूरे जिस्म पर लगे रहते थे। आखिर मेरे पूरे जिस्म पर मेहंदी कैसे लगती थी? ससुर पर मुझे शक हुआ और अगली रात मैंने मेहंदी की ही बदल दी। उस मेहंदी की जगह दूसरी मेहंदी रखी और सोने का नाटक करने लगी। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा ससुर मेरे कमरे में आया। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। यहाँ पर सब बहुत अच्छे लोग थे। मेरे सास ससुर मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे। मेरी ननद भी थी, वह भी मेरी बहनों जैसी बन गई थी। मेरे जेठ वह भी शादीशुदा थे। सभी का रवैया बहुत ही अच्छा और नर्म था। मैं इनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। मेरे पति भी बहुत अच्छे ख्याल रखने वाले इंसान थे। शादी के कई महीने बाद उन्हें दूसरे शहर काम के लिए जाना पड़ा था। उन्होंने मुझे बताया था कि 20 दिन की छुट्टी मिली है, मगर मैंने जिद करके छुट्टी और 10 दिन बढ़ा दी थी। लेकिन अब और ज़्यादा छुट्टियां की गुंजाइश नहीं थी। मैं उनके जाने पर बहुत ज़्यादा निराश थी कि मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी। यह सोचकर मुझे रोना आ रहा था। अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया ही ऐसी मोहब्बत से है। अगर एक भी साथ ना हो तो रहा नहीं जाता है और दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। और मेरी तो फिर भी नई शादी थी। मैं उनको देखे बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन वह दिन भी जल्दी आ गया था जब मेरे पति अलविदा कहकर 2 महीने के लिए शहर से बाहर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं कई घंटे बैठकर कमरा बंद करके रोती रही, लेकिन तभी सास और नंद ने आकर मुझे दिलासा दिया और सहारा दिया कि पगली, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली थोड़ी ना हो। उनकी मोहब्बत पर अपनापन देखकर मैं संभल गई थी। उसके बाद रोज दिन में 3 बार मेरे पति से बात होने लगी थी। आस्था आस्था मुझे सबक आने लगा था। उनके गए हुए अभी 1 हफ्ता हुआ था और मेरे साथ अजीब वाक़या होने लगे। ऐसा सब होने लगा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी के को क्या बताती, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारा रोज का यही था कि रात को सोने से पहले दूध पीकर सोया करते थे। मेरी सास सबके लिए दूध का गिलास भरकर किचन में रख दिया करती थी और फिर जब रोज के मुताबिक अपना अपना गिलास उठाकर पी लेते थे। इस रात मैं दूध का गिलास पीकर सुकून से सो गई थी। मौसम बहुत अच्छा था, मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी। सुबह का वक्त मेरी आँख खुली, मुझे अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी बदबू सी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मेरी आँख खुली तो महसूस हुआ कि यह तो मेहंदी है। मैंने आँख खोली और आँख खोलकर इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसी मेरी नज़र अपने हाथों पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। मैं अपने हाथों को बहुत गौर से देख रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेहंदी कब लगी है। और फिर जब मेरा ध्यान अपने पाँव की तरफ गया, मेरे पाँव पर पूरी मेहंदी से भरे हुए थे और मैं डर गई और मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। पता नहीं यह सब कैसे हुआ था। मैं यही सोचते हुए वॉशरूम में गई और हाथ पैर धोने लगी और सूखी मेहंदी उतारने लगी, मगर यह क्या, मेरा तो पूरा जिस्म ही मेहंदी के रंग से भरा हुआ था। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। मेरे पूरे जिस्म पर मेहंदी का रंग लगा हुआ था। मैं खुद का वजूद देखती रह गई। मेरी आंख में आंसू आने लगे और मेरे लिए सब कुछ नया सा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खौफ ने मुझे पूरी तरीके से घेर लिया था। मैं जब हाथ पैर धोकर बाहर निकली तो मेरे पैर पर लगी मेहंदी का रंग बिल्कुल हल्का हो गया था और ज़्यादा रंग नहीं देती थी, शायद इसलिए। लेकिन जो मेहंदी मेरे हाथ में लगी हुई थी वह पूरी तरह लाल थी। मैं कपकपाते हुए बेड पर आकर बैठी। मुझे अपने ही वजूद से डर लग रहा था और दिल में अजीब अजीब सी ख्याल आ रहे थे कि मेहंदी किसने लगाई। लेकिन तभी मेरे ज़हन में एक बात आई कि कहीं ये मजाक तो नहीं है। मेरे नंद ने तो मेरे साथ मजाक के तौर पर यह सब कुछ नहीं किया है। यह सोचकर मुझे थोड़ा सा दिलासा मिला, शायद यह मजाक होगा।
नाश्ते के लिए बाहर गए तो सब कुछ नॉर्मल था। सब नाश्ते पर बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा उदास सा चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझसे पूछा। मैंने उनकी बात सुनकर ना में जवाब दे दिया, लेकिन उन सभी का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें से किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। फिर ससुर ने मुस्कुराते हुए मेरे से पूछा कि क्या हुआ है, जिसका मैंने यही जवाब दिया है कि पति की याद आ रही है, इसी वजह से उदास हूँ। इस पर सब ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि आदत हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि किसने यह मेहंदी लगाई है, लेकिन कैसे पूछती। उल्टा मेरे हाथ पैर पर बिना डिजाइन की मेहंदी देखकर वह खुद मुझसे पूछ रही थी और बोली कि ऐसी मेहंदी क्यों लगाई है भाभी, मुझे बता देती, मैं लगा देती अच्छे से डिजाइन में। उसकी ऐसी बात सुन मुझे यकीन हो गया कि यह काम इसमें से नहीं है। अगले 1 हफ्ते बाद तक कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ। मेरी सास की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। हम सबका सारा ध्यान उनकी तरफ ही रहता था, मगर फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। मेरी सास मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी सास एक बहुत अच्छी वजूद की मालिक थी, जो मुझे माँ का जैसा प्यार देती थी। उनकी मोहब्बत आज तक मेरे दिल में ताज़ा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी थी। सास के इंतकाम पर मेरे पति वापस आ गए और मैंने उन्हें काफ़ी सहारा और मोहब्बत दी, क्योंकि वह अचानक ही अपनी माँ की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन उनको वापस भी जाना था। सास की वफ़ात के 20 दिन बाद मेरे पति वापस चले गए थे। मैं तो वाक़या बिल्कुल ही भूल चुकी थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया था यह मेहंदी वाला वाक़या। सास का 40वां गुजर गया था। दुख तो दिल में था ही, लेकिन जाने वाले के साथ सब कुछ नहीं रुकता। सब अपने अपने रूटीन पर वापस आ गए। एक दिन मैं बैठी थी और मेरे मन में ख्याल आया कि अपने बालों पर मेहंदी लगाऊं। मुझे लाल बाल बहुत अच्छे लगते थे। मैं मेहंदी पानी में भिगोकर नंद का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मेरे ससुर वहां आए और मुझसे पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब मैंने उन्हें बताया कि मेहंदी लगानी है बालों में, और पता नहीं नंद कहाँ पर चली गई हैं। मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे ससुर मेरे सर पे हाथ फेर कर बोले, लाओ मैं मेहंदी लगाता हूँ तुम्हारे बालों में। मुझे बहुत ज़्यादा झिझक महसूस हुई और मैं बोली कि नहीं, मैं खुद लगा लूँगी, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह हंसकर बोले कि इसमें बुरी बात क्या है, तुम भी तो इस घर का एक मेंबर हो, इतना तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी सास को भी मेहंदी लगाता था, लेकिन तुम मुझे गैर समझ रही हो तो ठीक है। वह उदास होकर बोले, मेरा मकसद उनका दिल दुखाना नहीं था। आखिर मैंने हिचकिचाते हुए मान गई थी। मैं उनके लिए पानी लेकर आए तो ससुर ने मेरे सर पर मेहंदी लगाना शुरू कर दी। जैसे ही मेहंदी लग गई वह मुस्कुरा कर बोले कि बताओ कैसी लगी है। मैंने भी हंसकर जवाब दिया कि आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगाते हैं। तो फिर बोले कि यह बची हुई मेहंदी मैं तुम्हारे हाथ पर लगाता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती उन्होंने अपनी उंगली से मेरे हाथों पर और बाजू पर मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी। मैं हिचकिचाते हुए खामोश हो गई थी। उस मेहंदी की खुशबू बहुत तेज थी। मेरी नंद खाना बना चुकी थी, मगर मेरे हाथ पर मेहंदी लगी हुई थी, लिहाजा मेरी छोटी नंद ने ही मुझे खाना खिलाया था। मेहंदी की ठंडक की वजह से मुझे नींद बहुत सी आ रही थी। मैंने जल्दी से सर धोया और हाथ और बाजू पर लगी मेहंदी को उतारा और नींद में सो गई थी। उस रात मैं बहुत सुकून में सोई थी। आँख जब खुली, जब मेरे कमरे में किसी के होने का एहसास है। यहाँ पर कोई मुझे मेहंदी लगाए मुझे पता भी ना चला, मैं महसूस भी ना कर सकूं। मेरे को अजीब सा ख्यालात आ रहे हैं कि शायद वह किसी और का काम है जो यह सब कुछ हो रहा है। मुझे वैसे भी डर लगता था, और जब मुझे पता चला कि किसी गैर आदमी का काम है तो मैं और ज़्यादा डर गई थी। मुझे तो अपनी ही वजूद से खौफ आ रहा था, यह सोच कर कि मेरे सोते समय कौन मेरे हाथ और पैर पर मेहंदी लगा रहा था और मुझे खबर तक
की नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे पूरे वजूद पर मेहंदी लगाई गई और इसे साफ भी कर दिया गया था, लेकिन इसका रंग मेरे जिस्म पर रह गया था। आखिर कौन मेरे पूरे जिस्म पर मेहंदी लगा देता है और साफ भी कर देता है, मुझे कैसे पता चलता? मेरा दिल चाहा कि मैं अपने पति से बात करूं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। यह सोच सोचकर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था और हल्का बुखार भी होने लगा था। मैं काम निपटाकर अपने कमरे में आई और सर दर्द की दवा लेने लगी। जैसे ही मैंने दवाई लेने के लिए दराज खोली तो उसमें मेहंदी के पैकेट भी पड़े हुए थे। एक पैकेट आधा खुला हुआ था और थोड़ी बहुत नीचे गिरी हुई थी। मुझे पता चल गया था कि यह वही मेहंदी है जो मेरे हाथ पैर पर लग जाती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कहाँ से मेरे कमरे में आई। मैंने जो मेहंदी अपने बाल में लगाने के लिए लाई थी उसे तो मैंने उसी वक्त इस्तेमाल कर लिया था। इन समय मैं यह भी भूल गई थी कि मैंने दराज दवाई लेने के लिए खोली थी, लेकिन इस मेहंदी की खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वह पैकेट दूर से ही दिखाई दे रही थी। उसे सूंघने पर मुझे चक्कर से आने लगे थे। मैंने उस पैकेट को वहीं रखा और सोचने लगी आखिर यह कैसी मेहंदी थी जिसका रंग भी अलग था और मेरे कमरे में मौजूद थी। लेकिन मेरे दिमाग में धमाका हुआ जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा और पैरों की तरफ देखा कि मेरे हाथ पैर पर भी तो वही मेहंदी लगी जो मेहंदी मुझ पर लगाई गई है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पूरे वजूद पर मेहंदी कैसे लग गई थी और मेहंदी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे 3-4 लोग ने बैठकर मेरे पूरे जिस्म पर लगाई गई हो। मैं कमरे से बाहर आई और नॉर्मल रहने की कोशिश करी। इसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी और पानी दम करके पिया। आधी रात फिर मैं सो गई और दुआ कर रही थी कि इस रात कुछ नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी। सुबह जब मैं उठी तो फिर एक बार फिर से मेरा वजूद मेहंदी से लथपथ था और मेरे कपड़े भी मेहंदी से लथपथ थे। यह सब मंजरा देखकर मैंने जोर से चीख मार दी। मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी थी। मेरी चीख सुनकर मेरी नंद और जिठानी मेरे कमरे में आ गईं। मेरे यूं मेहंदी से लथपथ देखकर सब हैरान होकर रह गई थी। सब मुझे देखने लगी और जेठानी बोली, क्या हुआ है? यह मेहंदी से कपड़े क्यों लथपथ कर रखे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने हिम्मत करके उन्हें बताना शुरू कर दिया यह सब क्या कैसे हुआ। 2-3 बार मेरे साथ मेरे हाथ पैर और जिस्म पर मेहंदी लगी हुई थी। मेरी नंद मुझे घूर कर देख रही थी। सब मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। फिर नंद बोली कि तुमने खुद ही मेहंदी लगाई होगी और धोए बिना सो गई होगी, इसी वजह से तुम्हारे सारे कपड़े पर लग गई है। यह बात सुनकर मैं और ज़्यादा रोने लगी कि और सोच में पड़ गई तो उनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। आखिरकार मैं बोली थी कि इस कमरे में कोई आता है जिसने ऐसा किया है मेरे साथ। यह सुनकर वह एक दूसरे को देखने लगी और बोली कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। घर पर जितने भी लोग हैं सब अपने अपने काम से काम रखते हैं। आपको गलतफहमी हुई है। इतना कहकर वह उन्होंने मुझे बाथरूम में हाथ पैर धुलवाए और मेरे कपड़े भी साफ करवाए और मुझे नाश्ते के लिए बोला और कहा कि नाश्ता करने आ जाओ, फिर बात करेंगे। मैंने नहाकर कपड़े बदले और अपने आप को साफ किया, अपने कमरे को साफ किया और फिर नीचे आ गई और मुझे ससुर देख परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों, क्या हुआ? मैंने वो सब कुछ बता दिया और वह खामोश हो गए और नाश्ता करने के लिए कहा। वह जब नाश्ता करके उठे तो ससुर मेरे पास आए और आकर बोले कि परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मुझे दिलासा मिला और उसके बाद जेठानी मेरे पास आकर बैठी और बोली कि तुम डरो मत, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर 4 साल से रह रही हूँ। मैंने आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है और ना ही शायद रात में तुम डर गई हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे कमरे में आए और तुम्हें पता ही ना चले? ऐसा हो सकता है कि तुम मेहंदी लगाकर खुद भूल गई होगी और तुम्हें नींद आ गई होगी और तुम सो गई होगी, या सिर्फ तुम्हारा
वहम है। उनकी बात सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि आप कैसे कह सकती हो, यह मेरा वहम है और मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं कैसे मान सकती थी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वह बहुत बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन मैं अब जान चुकी थी कि अब जो करना होगा मुझे खुद ही करना होगा। यह लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। आखिर मैं इनके हाँ में हाँ मिलाकर मैं रोज के काम में लग गई थी। अगले दिन मैं सुबह उठी तो मेरे वजूद पर फिर से मेहंदी के निशान मौजूद थे, मगर आज मुझे हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे गुस्सा आया था कि अब मुझे किसी भी हाल में बात की तह तक जाना था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? मैंने कुछ सोचा और दराज खोला, जहां पर अब वह दोबारा मेहंदी के पैकेट मौजूद थे। मगर हैरत की बात यह थी कि दोनों पैकेट खुले हुए थे। मेरे एकदम से ज़हन पर यह बात आई कि यह मेहंदी वही तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे बेहोशी होकर नींद आ जाती है, और मैं कुछ सोच समझ ही नहीं सकती थी। मगर अब राज खुलने वाला था। मैंने जल्द से 2 पैकेट मेहंदी के मंगवाए और इन सफ़ेद पैकेट की मेहंदी को गिराकर खुद की मंगाई हुई मेहंदी को भर दिया और पैकेट उसी जगह पर रख दिया। यह अजीब और गरीब हरकत कौन कर रहा था? मुझे यह सब कुछ जानना था। जैसे तैसे रात करीब आ रही थी, मुझे जानने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी। आखिर रात हुई, सब खाना खाकर सोने चले गए थे। मैं जैसे कमरे में गई तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी थी, क्योंकि मुझे हर हाल में उस शख्स का पता लगाना था। अब मुझे सोना नहीं था। रात के 11 बज चुके थे। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। मैं आँख खोलकर सब कुछ देख रही थी। मेरा ससुर जब अंदर आया तो उसके साथ में कटोरा था। उसका उस तरीके से कमरे में आना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। आखिर इस वक्त इस कमरे में आना क्या काम हो सकता है? लेकिन तभी मुझे 2 लोग के कदमों की आवाज़ आई। उसके साथ दूसरा भी कोई मौजूद था। मैंने किसी तरीके से आँख खोलकर देखा तो उसमें एक औरत उनके कमरे में दाखिल हुई, जिसका हुलिया बहुत ही अजीब सा था, जैसे कोई जादू टोना करने वाली हो। उनको इस तरीके से अपने कमरे में देखकर मेरा वजूद हिल गया था। ज़हन में बहुत से ख्याल आने लगे थे। तभी वह औरत मेरे सामने आकर बैठ गई थी। मैंने आंख बंद कर ली थी और उसने ससुर से कुछ कहा और ससुर उसकी बात को मानते हुए मेरे सामने आकर बैठ गए और मेहंदी निकाल कर लाने लगे। शायद वही मेहंदी निकाल रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद वह मेहंदी मेरे हाथ और पैर पर लगाने लगे। यह सब कुछ महसूस करके मेरा दिल चाहा कि मैं जोर जोर से चीख मारूं और सबको उठाकर बता दूं कि आखिर यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वह औरत बोली कि इस मेहंदी को लगाकर यह अब बेहोश हो चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मिट्टी शामिल है जिसमें ज़्यादा सूखने से इंसान बेहोश हो जाता है। मैं समझ गई थी कि तभी मैं बेहोश हो जाया करती थी और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद औरत में कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंकने लगी और फिर ससुर को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था। तब उसकी बात सुनकर कमरे से बाहर चले गए थे और मैं डर गई थी कि अब यह सब मेरे साथ क्या करेंगी। औरत ने मेरे वजूद पर मेहंदी लगाने शुरू करी। मैं ना चाहते हुए भी लेटी रही थी। वह मुझ पर मेहंदी लगा रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मैं इस वक्त मेरी जान निकल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी औरत ने कुछ पढ़कर मेहंदी उतारना शुरू कर दी थी और इस सारे अमल के बाद उसने मेरे ससुर को कमरे में बुलाया। मेरा ससुर जब कमरे में आया तो वह बोली कि बस 3 दिन बाद और यह अमल करना है, इसके बाद तुम्हारी बहू तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। उस औरत की यह बात सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान निकल रही हो। मेरा दिल उछलकर अलग होने लगा था। मेरे साथ ऐसा कर सकता था। यह बात सुनकर मेरे ससुर जी शैतान की तरह हंसे और बोले कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहू मुझ पर फिदा हो जाए और मुझ पर जान मार दे। बस मैं यही चाहता हूँ। मगर यह सब किसी को बिना बताए या हमला करके वह लोग तो चले गए थे
लेकिन मेरा दिल पूरी तरीके से घबरा गया था। मैं बहुत गहरी सोच में पड़ गई थी कि यह एक ख्वाब है कि हकीकत। मेरे ससुर ऐसा कैसे सोच सकते थे, वह भी अपने बेटे की बीवी के बारे में। और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वह जा चुके हैं। मैं उठकर कमरे को अंदर से बंद करके आ गई और जाकर खुद को साफ किया और सोचने लगी कि आगे क्या करूं। रात के 12:30 बज रहे थे जब मैंने अपने पति को फ़ोन किया और सोचने लगी कि अब क्या करूं। 3 मिस कॉल के बाद उन्होंने फ़ोन उठा लिया था। मैंने उन्हें सुबह तक यहाँ पहुँचने के लिए कहा। वह भी मेरी रोती हुई आवाज़ सुन चुके थे। अगली सुबह हुई तो मैं खुद को कमरे से बाहर निकली और सामने ससुर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मुझे आता देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसी वक्त मुझे लग रहे थे कि उसके पीछे एक शैतान छुपा हुआ था। नाश्ते के बाद मेरे पति घर आ गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा। इस वक्त घर पर सब मौजूद थे और सुनने को बेकरार थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मैंने अपने पति को यहाँ पर बुलाया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जोड़कर सब कुछ बता दिया था। मेरी बात पर सारे राज सुनकर मेरे ससुर का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। उनका रंग बदलने लगा था, लेकिन यह सुनते ही मेरे पति ने मेरे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। बहुत गुस्से में मुझे डांटने लगे, मगर मैं जानती थी कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी ससुर भी बोले कि कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो कि मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगा था। जब मैंने उन्हें सबूत दिखाने के लिए कहा और फिर हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में गई और जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर उन्हें वीडियो दिखाई जिसमें मेरे ससुर मेरे कमरे में आए थे, उनकी सारी बातें भी उसमें मौजूद थी। यह सब देखकर मेरा पति सदमे से नीचे गिर गया। सबने इस वीडियो को देखा और इसके बाद ससुर सर झुकाए खड़े हुए थे। इतने में मेरे ससुर मेरे पति की तरफ बढ़े और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। बहरहाल जो भी हुआ वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। मेरी इज्जत को तार-तार करने की कोशिश की गई थी। एक तरफ उनकी बीवी थी, दूसरी तरफ से मेरे पति अपने बाप से दोबारा नहीं मिलते और ना ही मुझे दोबारा उसके पास छोड़ते। मेरा पति मुझे अपने साथ ले गए। यह सब देखकर मेरी जेठानी ने भी अलग घर ले लिया था और नंद भी अपने बाप से नफरत करने लगी थी। यह सभी लोग अपने अपने घर में शिफ्ट हो गए। ससुर पछताने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। जेठानी बस खाना बनवाकर उनके घर पर भिजवा देती थी और उनके सारे काम नौकर भी करते थे। आपको क्या लगता है कि मेरे पति ने जो अपने बाप के साथ किया वह ठीक था या नहीं? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ठीक लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।